न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले पहाड़ की खबरों में आपको आज की बड़ी खबर बताते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में रखी गई है, जिसमें 2023-24 में विकास दर बढ़कर 7.58% हुई है और प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,60,201 रुपए पहुंच गई है। 2022-23 की अगर बात करते हैं तो बेरोजगारी की दर घटकर 4.9% हो गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में 1,25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अभी तक 68,579 लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए, आज है बजट सत्र का तीसरा दिन और आज जो सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में रखी, उसने बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें ये बड़ी बातें पता लगी हैं। और क्या कुछ कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट में, हमारे सहयोगी सुनिल प्रभात और अच्छे से बताएंगे। लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद है सुनिल प्रभात। आज सरकार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में रख चुकी है। बड़ी बात यह है कि 2023-24 में विकास दर बढ़कर 7.58 हुई है और क्या कुछ इस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पाया गया बड़ी बातों के तहत, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल कंचन, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये साल 2023 और 24 के लिए है, यानी कि अब ये जो वित्तीय वर्ष जाने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बहुत सारी उम्मीदें जगाती है। जिस तरह से वो बताती है कि सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की और सबसे ज्यादा जो बूम आया है वो सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिला है। कुल अर्थव्यवस्था का करीब 46.84% सेकेंडरी सेक्टर से राज्य सरकार को लाभ हुआ है। तो यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में काम हो रहा है, नए उद्योग धंधे खुलेंगे, राज्य में रोजगार लोगों को मिलेगा, तो उत्तराखंड विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये आर्थिक विकास की जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है ये इस बात को साबित करती है। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो दूसरी ओर जो बेरोजगारी दर है वो करीब 3.7% की विकास दर में भी जो बेरोजगारी दर थी उसमें गिरावट आई है। तो राज्य में जो लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य था, करीब 1,25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य था, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने का सरकार का एक टारगेट था। करीब 68,000 के आसपास महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह को लखपति दीदी बनाया जा चुका है, यानी कि उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है करीब 1 लाख को क्रॉस कर गई है। तो एक तरह से हम देखेंगे कि हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिकी के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि सरकार के जो कदम रहे हैं वो पॉजिटिव दिशा में रहे हैं। खासकर लखपति दीदी बनाने की दिशा में अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 साल में सरकार ने जो तय टारगेट था उसका करीब 50% से अबव अचीव कर लिया है। ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनिल प्रभात जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं, चीन और नेपाल बॉर्डर से लगे हुए धारचूला क्षेत्र का मामला सदन में उठा है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सदन में इनर लाइन का मामला उठाते हुए कहा कि धारचूला में इनर लाइन पहले की तरह जौलजीबी क्षेत्र तक घोषित की जाए। अब वर्तमान में इनर लाइन एरिया को कम कर जौलजीबी से हटाकर छियाले क्षेत्र तक रखा गया है और यही एक बड़ी वजह आप कहेंगे जिस कारण संख्या में भी बाहरी लोग सीमांत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इससे यहां अपराधों का ग्राफ भी लगातार बढ़ते जा रहा है। आज पूरा धारचूला मुंशियारी की जनमानस आक्रोश में है, क्योंकि 1998 तक जो इनर लाइन जौलजीबी में और हमारे नापर क्षेत्र में होता था, आज उसको जो है 1999 में छियालेक और जो है सरकारी भेल कर दिया गया है। तो जिससे उस सीमांत क्षेत्र के जो शांत एरिया था वहाँ की आबो हवा खराब हो रही है, वहाँ पे जो है उनको बाध्य हो रही है। तो मेरा सीधे सीधे सरकार से ये कहना है कि आप जो है उस इनर लाइन को जनता की मांग को देखते हुए जौलजीबी और नापर क्षेत्र में उसको स्थापित करें। और ये बढ़ रहे हैं आगे दिल्ली से। आज की बड़ी खबर उत्तराखंड के लिए, जहां पर आज उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। करता है, हमें मालूम नहीं वो क्या करेगा। हमारा तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, नीचे से जो भी नाम आएंगे हम ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले निर्णय करेंगे। और मुझे लगता है कि उनके पास सारा फीडबैक होता है, उसी प्रकार से निर्णय होता है। तो दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कल देहरादून में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों का पैनल, इसको लेकर पार्टी मुख्यालय में चर्चा हुई थी, जिसमें 55 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। ऐसे में इन तमाम नाम के पैनल को लेकर आज चर्चा होने जा रही है। कल हम लोगों ने अपने जो पर्यवेक्षकों की टोली से जो नाम निकल आए थे, उन नामों पर हमने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा की है। सब नाम बहुत प्रभावशाली कार्यकर्ताओं के नाम हैं, इसलिए तय हुआ है कि हम सारे नामों को लेकर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जहाँ चर्चा होगी उस विषय में हम रखेंगे। बाकी निर्णय अंततोगत्वा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी और जो भी निर्णय होगा कार्यकर्ता प्रत्याशी जिताने के लिए काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 6 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद हिमाचल में सियासी हलचल काफी तेज है। अब बीजेपी का कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस फेल हुई है और उत्तराखंड कांग्रेस में भी जल्द खेल होगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस का एक विधायक कांग्रेस के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। हिमाचल का आपने जिक्र करा, स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है। वहां के नेतृत्व को ये देखना चाहिए था ये चूक कैसे। उत्तराखंड में भी होने, आप देखिए एक बहुत बड़ा खेला होने जाएगा। बहुत जल्दी हो सकता है लोकसभा में कांग्रेस के काफी साथी लोग जो बीजेपी का दामन थामेंगे, क्योंकि जो पूरे प्रदेश में मोदी में ही और मोदी जी की गारंटी का जो सब विश्वास कर रहे हैं, जनता भी और विधायकगण भी। तो देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में बिंदु खाता गांव को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया। रिस्पना पुल के पास में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस को विधानसभा जाने से रोका, जिसके बाद कांग्रेसी धरने पर गए। हरीश रावत का कहना है कि गांव के लोगों को लंबे समय से उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई होती ही नहीं। देहरादून से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। कल गुलदार ने गुर्जरों के डेरे पर हमला कर दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने गुर्जरों के डेरे को शिफ्ट कर दिया। कुछ दिन पहले गुलदार के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुलदार की तलाश में कमाड़ी इलाके में दिन रात कॉम्बिंग जारी है। वन विभाग ड्रोन की मदद से भी गुलदार की तलाश कर रहा है। साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरे लगाए गए हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर में हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया। रिहायशी कॉलोनी में हाथियों का झुंड काफी देर तक चहलकदमी करता रहा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हाथियों का झुंड देखा, इसकी वीडियो बनाई और वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो वायरल हो गया। आप भी देखिए वो वीडियो कि किस तरह से जंगली हाथियों का ये झुंड जंगल के पास बनी कॉलोनी में सैर सपाटा कर रहा है। 7 बजे का समय है लगभग ये सुबह का, और जंगली हाथियों का ये झुंड जंगल से निकल कॉलोनी की ओर आया। इसकी जानकारी क्विक रिस्पांस टीम को दी गई और क्विक रिस्पांस टीम ने मौके पर पहुंच के हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। दिसंबर और जनवरी महीना यहां पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई, वहीं फरवरी महीने में पर्यटकों की मुराद मौसम ने पूरी कर दी। देखिए रिपोर्ट। फरवरी के आखिरी हफ्ते में चमोली जिले में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद सैलानी भी पहाड़ का रुख कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं। कार लिफ्ट भी ली,
काफी अच्छा बर्फ हमें देखने के लिए मिला और काफी अच्छा हमने इसको एंजॉय करा। इतनी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और हम लोग यहाँ पे अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ज्यादा स्नो है और प्लेस बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। तो मेरे हिसाब से सबको एक बार ओली जरूर जाना चाहिए। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक पहाड़ आ रहे हैं, जिसके बाद पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। आज की बात करें तो हमारा लंच से पहले 275 लोग चले गए थे, लगभग 100-150 और जाएंगे। तो जैसे ही बर्फ पड़ी तो टूरिस्टों के भी चेहरे खुशी से झूमते और वीकेंड भी चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पर्यटक काफी। और फरवरी के आखिरी में बर्फबारी तो हो ही रही है, मार्च की शुरुआत में भी स्नोफॉल के आसार हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सैलानियों की तादाद बढ़नी भी तय है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बर्फबारी की वजह से सड़कों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। सड़क पर बर्फ जमने से गाड़ियां चलने में दिक्कत हो रही है, गाड़ियों को रोकना पड़ रहा है। रफ्तार बेहद धीमी हो रखी है। बर्फ की वजह से गाड़ियां फिसलती हुई हैं और ये डर आगे ज्यादा बन जाता है जहां पर बर्फ ज्यादा गिरी होती है। फरवरी महीने में पहाड़ों में जनवरी और दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। अगर फरवरी की बात करें तो लगभग तीसरी बर्फबारी इस सीजन की पहाड़ों में हो रही है। लगातार बर्फबारी की वजह से जहां निचले इलाकों का तापमान गिर गया है, तो वहीं ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। 3000 फीट की ऊंचाई पर जो इलाके बसे हुए हैं वहां पे लगातार बर्फबारी हो रही है। और अभी अगर बात करें तो मौसम विभाग ने मार्च के पहले सप्ताह में भी पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद जहां रौनक बढ़ी हुई है, सैलानी पहुंच रहे हैं, तो वहीं इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए भी सैलानी दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हो रहा है, लेकिन बर्फबारी में पहाड़ में पहुंचने का और पहाड़ में रहने का आनंद भी कुछ और होता है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।